एक ऐसा देश जिसकी आबादी महज 57,000 हो, ऐसा देश जिसके 80% हिस्से पर हमेशा बर्फ जमी रहती हो, वो देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के लिए खतरा बन गया है। खतरा इतना बड़ा बन गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उसे हर हाल में कब्जा करना चाहते हैं। जी हां, बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। स्थिति ये हो चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जो हमारे इस मंसूबे में खतरा पैदा करेंगे, बाधा पैदा करेंगे, उन पर हम ड्यूटी लगा देंगे 10% का। यूरोप के उन देशों पर भी ड्यूटी लगाने का ऐलान कर दिया है जिन देशों के साथ कुछ एक महीने पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ट्रेड डील करके अपना पीठ थपथपा रहे थे। और जिन देशों के साथ ट्रेड डील हुआ था वो भी अपना पीठ थपथपा रहे थे कि देखिए जी, हमने यूएस के साथ ट्रेड डील कर ली है। लेकिन अब जब ग्रीनलैंड के नाम पर टैरिफ लगा है तो वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल ज़रूर उठता है कि भारत ने जल्दीबाजी में ट्रेड डील ना करके समझदारी की क्या? एक और मुद्दा, अब तक चुप रहने वाले यूरोप के देश अब खुद खुलकर बोलने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पर टैरिफ लगाएगा तो हम भी अमेरिकी प्रोडक्ट पर अपने हर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, वहाँ भी टैरिफ लगाएंगे, यानी जवाबी हमला करने को तैयार हो गए हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ग्रीनलैंड के चक्कर में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप घिर तो नहीं गए हैं, फंस तो नहीं गए हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा करने को आतुर हो गए ट्रंप, कब्जा कर लिया तो नाटो का क्या होगा? नाटो जो सबसे शक्तिशाली संगठनों में से एक है, वो दो फार होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि नाटो का अस्तित्व भी खत्म हो जाए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आखिर रणनीति क्या होनी चाहिए? ये दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को कहाँ लेकर के जाएगा? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं इससे पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए जिस पर पूरा बवाल मचा हुआ है। ट्रंप ने नए साल में ग्रीनलैंड पर जिस तरह से अपने मिशन को दोहराया है, उसने पूरी दुनिया को थर्रा दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि वो ग्रीनलैंड लेकर ही रहेंगे। इसके लिए उन्होंने रूस और चीन का कार्ड भी चल दिया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने सीधे तौर पर डेनमार्क पर आरोप लगाया है कि वो पिछले कई दशकों से ग्रीनलैंड पर बढ़ते रूसी सुरक्षा खतरे से निपटने में नाकाम रहा है। दुर्भाग्य से डेनमार्क कुछ भी नहीं कर पाया। अब वक्त आ गया है और ये किया जाएगा। And if we don't do it, Russia or China will, and that's not going to happen when I'm president. Well, we have bases on Greenland. Yeah. Are you going to make more? I can put a lot of soldiers there right now if I want, but you need more than that. You need ownership. You really need title, as they say in the real estate business. इससे पहले ट्रंप ने यूरोप के अपने ही सहयोगियों पर टैरिफ बम फोड़ दिया। मिशन ग्रीनलैंड में सहयोग नहीं करने वाले देशों पर ट्रंप ने टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और कहा कि अगर पार्टनर्स ने सहयोग नहीं किया तो ये टैरिफ 25% तक चला जाएगा। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. ट्रंप की इस टैरिफ धमकी पर यूरोप भड़क गया। इमरजेंसी मीटिंग में ट्रंप के खिलाफ एकजुट यूरोप ने अमेरिका को आईना दिखाया और जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी। इसके अलावा ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर भी जोर दिया। Use of tariffs against allies is completely wrong. It is not the right way to resolve differences within an alliance. On Greenland, the right way to approach an issue of this seriousness is through calm discussion between allies. And let's be clear, the security of Greenland matters. And it will matter more as climate change reshapes the Arctic. ऐसे में सवाल है कि आखिर ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर क्यों है? अमेरिका इस पर बरसों से दावा करता रहा है, तो फिर अचानक से ग्रीनलैंड को पूरी तरह से खरीदने और कब्जे में लेने की अभी कोशिश क्यों? ट्रंप क्यों मिलिट्री एक्शन से ग्रीनलैंड को निगलना चाहते हैं? इसका जवाब जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ग्रीनलैंड क्या है और यूएस की दावेदारी इस पर क्यों? दरअसल ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ये किंगडम ऑफ डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन अभी एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसके पास अपनी सरकार और संसद है।
लेकिन विदेश, रक्षा और आर्थिक नीतियों पर डेनमार्क का कंट्रोल रहता है। यहाँ पर करीब 57,000 लोग रहते हैं, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। ऐसे ही एक हिस्से में अमेरिका का मिलिट्री बेस भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से अब बर्फ पिघलने से नए सी रूट बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ रेयर मिनरल्स का भंडार भी है। अब अमेरिका की नज़र इन्हीं संसाधनों और जियोपॉलिटिक्स पर है। इसमें ट्रंप को मदद मिल रही है ग्रीनलैंड की अंदरूनी खींचतान वाली राजनीति से। ग्रीनलैंड में रहने वाली आबादी का बहुमत डेनमार्क से अलग होना चाहता है। इसके लिए वो अमेरिका से निगोशिएशन के पक्ष में तो हैं, लेकिन अमेरिकी कंट्रोल के पक्ष में नहीं। ट्रंप इसी का फायदा उठाने की फिराक में है। इसीलिए या तो डील या फिर मिलिट्री सील। ट्रंप हर कीमत पर ग्रीनलैंड पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। सवाल है कि क्या ट्रंप अपने मिशन ग्रीनलैंड में वैसे ही कामयाब हो पाएंगे जैसे वो वेनेजुएला में हुए, या फिर डेनमार्क जो नाटो अलायंस का हिस्सा है उस पर अमेरिकी हमला और ग्रीनलैंड पर कब्जे से नाटो अलायंस के दो फाड़ हो जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या पहले से ही यूक्रेन युद्ध की मार झेल रहा यूरोप बड़े युद्ध की आग की लपटों में नहीं फंस जाएगा? क्या ट्रंप स्टाइल का ये विस्तारवाद दुनिया को बड़ी लड़ाई की तरफ धकेल रहा है? ऐसे में ग्रीनलैंड या आजाद ख्याल लोगों का क्या होगा जो अपनी सुरक्षा के लिए कभी आसमान की ओर ताकते हैं तो कभी फोन में फ्लाइट ट्रैकर्स को देखते हैं? तो ये सारे सवाल काफी महत्वपूर्ण हैं। उन सारे सवाल को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और इसमें हमारे साथ होंगे पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं और साथ ही साथ न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अटॉर्नी आनंद आहूजा जी। शुरुआत में आनंद आहूजा साहब आपसे करना चाहूँगा आज कि आप ट्रंप के इस कदम को कि हर हाल में हमें ग्रीनलैंड चाहिए कितना जायज ठहराते हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है आपका? लक्ष्मण जी, पहले तो आपने जो मोनोलॉग में बात की कि एक छोटा सा आइलैंड यूएसए के लिए खतरा बना हुआ है, मैं उस बात पे आपसे एग्री नहीं करता हूँ। ग्रीनलैंड खतरा नहीं बना हुआ है। खतरा जो है वो चाइना और रशिया से है, क्योंकि अगर आप देखें तो उस एरिया के अंदर ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और जो अभी ट्रैफिक है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है उस एरिया के अंदर, जो कि किसी ज़माने में नहीं हुआ करता था। और इसकी वजह से चांसेस हैं कि रशिया और चाइना जो है वो अपना अड्डे उस एरिया में ना जमा लें। तो जो खतरा है वो चाइना और रशिया से है, ग्रीनलैंड से नहीं है। आहूजा साहब एक सेकंड आपको रोकूंगा। खतरा चाइना और रशिया का ग्रीनलैंड पे कब्जा आधिपत्य होना खतरा है या फिर ग्रीनलैंड से बर्फ का पिघलना पूरी धरती के लिए खतरा है? तो ये दोनों चीजें हैं। मैं पहली चीज तो जो खतरा है वो ग्रीनलैंड पे रशिया और चाइना का नहीं है, लेकिन चाइना और रशिया से यूएसए को खतरा है। अगर ग्रीनलैंड के आसपास या ग्रीनलैंड पे चाइना और रशिया का कोई इन्फ्लुएंस होता है तो एक चीज। दूसरी चीज आपने बात कही कि ये जो ट्रंप साहब ने बात की, तो मुझे एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ गई जो वो कहते हैं कि जब कोई पॉलिटिशियन हाँ बोलता है तो इसका मतलब उसका ना है। जब इंदिरा गांधी बोलती हैं कि गरीबी हटाओ देश बचाओ, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अभी जो है गरीबों का और बुरा हाल होने वाला है और कोई गरीबी हटने वाली नहीं है। अगर कोई पॉलिटिशियन ये कहता है कि आपके घरों में 15 लाख आ जाएंगे इतने समय के अंदर, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके खाते में 15 लाख नहीं आने वाले हैं। ऐसे ही अगर ट्रंप साहब ने ये कहा है, मुझे आप कहीं से कहीं तुलना कर रहे हैं। अगर ट्रंप ने ये कहा है कि मैं युद्ध करके ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा, तो आपको ये मान लेना चाहिए कि ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं कभी नहीं जाएंगे। उसकी कई वजह हैं। पहली सबसे बड़ी चीज तो ये है कि प्रेसिडेंट की वार पावर्स नहीं है। वार पावर्स जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की हैं। मैं उस पे आऊंगा, आनंद आहूजा साहब, उस पे आऊंगा मैं, उस पे आऊंगा मैं, उस पे आऊंगा कि वो हमला कर सकते हैं कि नहीं, मिलिट्री पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस पे मैं आऊंगा अलग से। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ग्रीनलैंड में ऑलरेडी यूएस का मिलिट्री बेस है। मिलिट्री बेस आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इस पे डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार भी उस पर सहमत है। तो आपको कब्जा करके ही हम अपना मिलिट्री बेस वहां बढ़ाएंगे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? उसका भी एक कारण है। सबसे बड़ा कारण ये कि अगर आप देखिए 1951 का जो एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है यूएसए के साथ ग्रीनलैंड के अंदर, और ओरिजिनली आप देखें तो उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स के 17 अड्डे हुआ करते थे आर्मी, जिसमें से
13 आर्मी के थे और 4 जो है वो नेवी के अड्डे ग्रीनलैंड पे हुआ करते थे। आज की तारीख में सिर्फ 1 आर्मी बेस है ग्रीनलैंड के ऊपर, जबकि खतरा आज रशिया और चाइना से ज़्यादा है। दूसरी चीज़, ट्रंप जो हैं एक रियल एस्टेट के बिज़नेस में हैं। उनका ये मानना है कि आप प्रॉपर्टी जब लीज़ पे लेते हैं या प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क होता है। लीज़ पे ली हुई प्रॉपर्टी जो है वो कभी भी उसका मालिक लीज़ को कैंसल कर सकता है। आज की तारीख में ट्रंप साहब ये सोचते हैं कि अगर किसी वजह से ग्रीनलैंड ने रशिया या चाइना के साथ हाथ मिला लिया तो उससे यूएसए के लिए खतरा बढ़ सकता है। जैसे क्यूबा ने सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिला के 14 अक्टूबर 1962 के अंदर एक क्यूबन मिसाइल ठीक है, क्राइसिस पैदा हो ठीक गई है, थी आप और ठीक है, JF आपकी कैनेडी बात को बीच में रोकूंगा मैं, आपकी बात बीच में रोकूंगा चूंकि हमारे बाकी मेहमानों को जोड़ लेता हूं। लेकिन आपने ये जो कहा मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये सिक्योरिटी कंसर्न है या कि प्रॉपर्टी कंसर्न है? एक लाइन में बता दीजिए मुझे, क्योंकि आपने खुद कहा कि ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से नहीं, हाँ मैंने मैंने ये कहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न है, साथ में मैंने ये भी कहा हाँ है कि अगर लीज प्रॉपर्टी है तो उसमें मालिक हाँ कभी भी कैंसिल कर सकता है। तो ट्रंप कंसर्न, साहब को ठीक है, ये 2 फिक्र पॉइंट है है, कि ठीक, डर है हाँ ये डर है कि ग्रीनलैंड कभी हम्म, भी इसको एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर देता है तो हम्म, यूएसए के लिए चाइना और रशिया एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट बन जाएंगे, ठीक है, जैसे क्यूबा के ठीक अंदर है। 1962 के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट बन गया था।